हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द एमएस स्टडी क्लास में। मैं मुकेश चौहान एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का 2D पढ़ रहे हैं। अभी 3D पर आएंगे हम आफ्टर 2D। और ये 2D का पार्ट नंबर 16 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। पार्ट नंबर 17 है। देखिए, पार्ट नंबर जितने भी मैंने आपको 16 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं अब तक, उन सारे पार्ट्स में मैंने जितने भी डेरिवेशंस थे, जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी डायग्राम थे, वो सारे आपको पढ़ा दिए। अब तो मैं पार्ट नंबर 15, 16 से क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ पार्ट्स में हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स में हम उनके बेसिक और डेरिवेशन में आपको बता चुका हूँ। यानी कि अगर मेरे स्टार्टिंग के आप कुछ पार्ट्स देखोगे, उसी से ही आप पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि उसमें ही मैंने एग्जाम्पल ले लेके सारे डायग्राम्स बताए हैं। एग्जाम्पल से मैंने समझाया है कि ये डायग्राम का सवाल कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 17 में हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से सवाल से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए, अच्छे क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्टों में इतना पढ़ा दिया है। लास्ट जो मेरी वीडियोस है उसमें आपने इतना पढ़ लिया है कि आप उनसे ही क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के, मैंने 4 सिक्कों वाला भी सवाल कराया था, ये 3 बराबर सिक्कों वाला है। 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन आता है आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। 3 सिक्कों पर आता है, 4 सिक्कों पर आता है, और सिक्कों वाला भी कराऊंगा मैं। सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल आपको फिलहाल मैं बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपको कराया था तो उसमें आपके 4 सिक्के थे। कितने सिक्के थे? 4 सिक्के थे। लेकिन इसमें मैं करा रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक से एक टच कर रहा होगा, स्पर्श करते हुए एक मेज पर रखे जाते हैं। तीनों एक रेडियस के हैं, सेम रेडियस के हैं, सेम डायमीटर के हैं। सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सिक्कों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा उसको हमें ज्ञात करना है। समझिएगा क्या है ये पूरा। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सिक्का है 1 सेंटीमीटर का। एक सिक्का ये है हमारा 1 सेंटीमीटर का, और एक सिक्का हमारा ये है 1 सेंटीमीटर का। यानी कि ये तीनों सिक्के जो हैं एक दूसरे से टच कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये टच कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सबकी रेडियस क्या है? इक्वल है। तीनों की रेडियस क्या है? इक्वल है। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो तीनों की रेडियस क्या है? इसमें इक्वल है। यानी कि यहां से यहां तक रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक भी रेडियस कितनी है हमारी? 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहे होंगे। तो ये पूरी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई। यहां देखिए, ये पूरा कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं सारे केंद्रों को मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे इधर 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी हमारा कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे ए पॉइंट कह दूं, इसे बी पॉइंट कह दूं, इसे मैं सी पॉइंट कह दूं। आप समझ रहे होंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। 3 मैंने कॉइन्स बना दिए हैं, सेम रेडियस के, सेम डायमीटर के। तीनों कॉइनों को आपस में मिला के रखा है। ये 1 सेंटीमीटर रेडियस, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो पूरी कितनी रेडियस होगी हमारी? 2 सेंटीमीटर। यानी कि पूरी लेंथ, ये जो पूरी लेंथ हो गई हमारी एक 2 सेंटीमीटर की हो गई। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा होगा ये एक ट्रायंगल बन गया। यानी कि एबीसी क्या बन गया? एक हमारा ये ट्रायंगल बन गया। तो एबीसी ट्रायंगल कैसा बना? देखिए, इक्विलेटरल बना। कैसा बना है हमारा? इक्विलेटरल बना। ठीक है, समबाहु बना। कैसा बन गया? ये समबाहु बना। ठीक है, समबाहु क्यों बना? क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। आप समबाहु त्रिभुज में एक बात जानते होंगे कि ये 60 डिग्री होता है,
ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, हमारे 60-60 डिग्री के होते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या पूछ रहा है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। सिक्कों द्वारा घिरा, देखिए सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल यही तो है, ये क्षेत्रफल है हमारा, वो क्या है हमारा, ये सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि इस एरिया को निकालना है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से, समझिएगा इस बात को, अगर इस पूरे त्रिभुज में से 1 2 3 ये 3 पार्ट निकाल दूं, यानी कि 3 सेगमेंट या 3 सेक्टर में निकाल दूं, और सेक्टर कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री का सेक्टर यहाँ, 60 डिग्री का सेक्टर यहाँ, 60 डिग्री का सेक्टर यहाँ है, यानी कि पूरे त्रिभुज के एरिया में से अगर ये तीनों का एरिया माइनस कर देते हैं तो किसका एरिया बचता है हमारा, बताइए, इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बचता है। तो कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, √3/4 ए स्क्वायर, आप मुझे बताइए √3/4 ए स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का। तो ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से माइनस करना है πr² θ/360 डिग्री। कितना माइनस करना है, πr² θ/360 डिग्री। अब थीटा एंगल एक का तो माइनस करना नहीं है, कितने को माइनस करना है, तीनों का माइनस करना। तो तीनों के जो एंगल होंगे टोटल वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 60 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा क्षेत्रफल यहां से निकालना है, घिरा क्षेत्रफल, तो √3/4 ए की वैल्यू, ए क्या है, एक भुजा है, ए क्या है, त्रिभुज की भुजा है, और भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की। तो मल्टीप्लाई यहां 2 का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस πr²। देखिए आर कितनी, रेडियस कितनी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये मत समझना कि ये 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। समझिएगा बहुत ध्यान से। थीटा एक थीटा नहीं लेना, अगर एक थीटा लोगे तो एक ही सेक्टर का आपका एरिया निकलेगा। हमें तीनों थीटा लेने हैं, तीनों थीटा लेने से ही तीनों सेक्टरों का एरिया निकल जाएगा। तो तीनों सेक्टर का हमारा एंगल कितना है, 180 डिग्री है, अभी बताया था मैंने, 60-60 डिग्री बटे कितना हो गया, 360 डिग्री। इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/2 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, देखिए √3/4, ये हमारा 4 हो गया, माइनस पाई, ये 1 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस π/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और सेंटीमीटर के स्क्वायर में, किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में, क्योंकि हमारी रेडियस दी हुई थी सेंटीमीटर में, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बात समझने की कोशिश करो, आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को बराबर बराबर मेज पर रखा गया है। तीनों सिक्कों के हमने ये क्या ले लिए, हमने इसके सेंटर ले लिए, इन सेंटरों को मिलाया, सेंटरों को मिलाने से क्या बना, एक हमारा बन गया पूरा ये ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल कैसा बन गया हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये तीनों सेक्टरों को माइनस कर दिया जाए तो हमें एरिया बचेगा, परिबद्ध क्षेत्रफल कहते हैं इसे हम, जो इनक्लोज्ड एरिया होता है, यानी कि घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है। तो हमने πr² θ/360 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्किल के अगर हमें ये निकालना है, इतने सेगमेंट का एरिया निकालना, तो इस थीटा पे डिपेंड करता है कि कितने थीटा ने एरिया इसका घिरा हुआ है। तो हमारा थीटा क्या है, 60-60 डिग्री है। 60-60 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री। रेडियस की वैल्यू 1 है और साइड की वैल्यू 2 है। हमने पूरा पुट किया और हमारा आंसर आ गया √3 माइनस π/2 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा ऑप्शन में दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो हो सकता है पाई की वैल्यू को पुट कर दे, अदरवाइज नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो क्लियर है बात, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखिए और बेहतर सवाल पे आते हैं। जितने भी ये कोइंस वाले सवाल है वो सारे लेके आया हूँ मैं आज इस वीडियो में, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर ऐसे सवाल कभी भी फ्यूचर में आपके सामने आए। और आते हैं ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये मेंस्ट्रुएशन के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन में तो आप जितना हो सके ऐसे अच्छे अच्छे सवाल करते रहिए, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आप किसी भी सवाल को एग्जाम में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त, 3 वृत्त हैं इसमें भी, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं
स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबड़ होता है, रबड़ द्वारा बांधा जाता है, रबड़ की लंबाई ज्ञात करिए, रबड़ की लंबाई ज्ञात करो। ये हमारा सवाल हुआ, ठीक है, रबड़ की लंबाई ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आपको लगेगा कि हाँ हमने मेंसुरेशन में कुछ बातें अच्छे से पढ़ ली हैं, ठीक है। अब देखिए रबड़ की लंबाई ज्ञात करिए, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, इसी में है पूरा खेल। देखिएगा गर्मी कुछ ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्किल हो गया, पहले वाला डायग्राम बना लेते हैं शेप। ये एक सर्किल हो गया, तीनों बराबर रेडियस के हैं, और ये हमारा एक सर्किल हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 सर्किल हो गए हमारे, और इन तीनों सर्किलों में उसने कहा है कितने सेंटीमीटर व्यास वाले सर्किल है, 10-10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी अगर व्यास हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान समझना, व्यास कितना है हमारे पास इसका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर वो कह रहा है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, रबड़ द्वारा, यानी कि एक रबड़ द्वारा बांधा जाएगा इस टाइप से। इसको एक रबड़ द्वारा बांध दिया इन्होंने, ठीक है, दिख रही होगी ये रबड़ है, यहाँ पर भी आई होगी रबड़, ये इस टाइप पे देखो, इस पे भी आई होगी और इस पे भी, इधर भी ऐसे आई होगी। ये एक रबड़ द्वारा क्या कर दिया इसने, बाइंड कर दिया, इसको बॉन्ड कर दिया। तो उससे कहा हमसे कि इस रबड़ की लंबाई ज्ञात करो, ये जो पूरी रबड़ चारों तरफ है इसकी लेंथ ज्ञात करनी है। अब समझिएगा, डायग्राम समझते रहिएगा। अगर मैं ये तीनों पॉइंटों को ऐसे मिला देता हूं, ऐसे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लास्ट वाले डायग्राम में मिलाई है, ठीक है। आप देखिए अगर मैं एक यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, एक परपेंडिकुलर यहां डालता हूं, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां डाल दिया, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां डाल दिया, समझिएगा ध्यान से, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां डाल दिया, ठीक है ना। तो आप ये समझ रहे होंगे, बहुत ध्यान समझना, ये समझ रहे होंगे जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, समझिएगा ये 90 डिग्री, एक बात से समझ जाओगे आप, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो क्या आपको नहीं लगता ये एक आयत है? देखिए आयत ही होगा। देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितने सेंटीमीटर हो गई हमारी, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो 10 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी कितने सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर, समझिएगा। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी लेंथ हो गई हमारी, 10 सेंटीमीटर। सेम यहीं पर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी लेंथ कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप समझने की कोशिश करिए कि ये 10-10 सेंटीमीटर क्यों आई है। देखो इतनी रबड़ 10 सेंटीमीटर, इतनी रबड़ 10 सेंटीमीटर, इतनी रबड़ 10 सेंटीमीटर, यानी कुछ पार्ट तो रबड़ का आ गया है ना। देखिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आयत बन गया। आपको मैंने बताया भी था कि अगर कोई हमारे पास सर्किल है और हमारे पास कोई स्पर्श रेखा जा रही है, तो स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई, लेंथ जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है। वही बात मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है, 90 डिग्री होती है, सही है। अब देखिएगा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करते रहना। यहाँ पर अगर मैं देखिए ये लेंथ निकल गई, ये लेंथ निकलने गई, ये लेंथ निकल गई, यानी कि ये लेंथ टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। कितनी सेंटीमीटर हो गई, 30 हो गई, 10 10 10, इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अब हमें एक चीज दिख रही होगी, हमारे पास कौन सी लेंथ नहीं है, हमारे पास ये लेंथ नहीं है, ये वाली, ये जो लेंथ है, ये ऐसे बना देता हूं थोड़ा सा, ये जो लेंथ है ये लेंथ नहीं है। अगर ये हमारी लंबाई और मुझे मिल जाए तीनों, इस पार्ट की, इस पार्ट की, इस पार्ट की तीनों लंबाई मिल जाए तो मैं इसमें ऐड और कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 10 10 10 यानी कितनी हो गई, ये 30 तो हो ही गई। अब देखिए इसका खेल है मेन, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये निकाल लो, अगर मैं एक सेक्टर निकाल दूँ तीनों सेक्टरों की निकल आएगी, क्योंकि तीनों सेक्टरों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अरे यार ये जो होगी, ये चाप की लंबाई होती है, ये क्या बुलाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है
2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। यहां पर मेन काम है 2 मल्टीप्लाई, अब समझिएगा मेन काम क्या है, ये थीटा निकालना। थीटा कैसे निकलेगा देखिए, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा और ये कितने डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। पिछले सवाल में बताया मैंने, ये वाला ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। 90 90 कितना हो गया, 180। 180 और 60 कितना हो गया हमारे पास, 180 और 60 240। अब 360 में से घटा लीजिए, 360 में से अगर 240 माइनस करोगे तो ये आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। देख लेना, 90 90 कितना हो गया हमारे पास 180 और 120 और 60 कितना हो गया 180 180 180 360। यानी किसी भी सर्किल के चारों तरफ की जो ये हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो कितने डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो ये भी कितने डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। ये भी कितने डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो मैं कहूँगा यहाँ से, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ देख लीजिए लंबाई होती है 2 पाई आर कितनी है 5, थीटा कितना हो गया, आप थीटा देख लीजिए 120 120 120, तीनों को निकाल लेते हैं, इस पूरी लेंथ निकाल लें हम। ये इस लेंथ की बात करेंगे तो आप ऐसा काम कर लो, अगर यही लेंथ की बात कर रहे हो आप तो 120 डिग्री रहना, 120 बटे 360 कितनी बार चला गया, 1/3 बार। तो लेंथ हो गई हमारे पास 2 5 दूनी 10 पाई बाई 3, ये हो गई। तो ये तो एक हुई, ये कितनी हुई, एक हुई। अगर मुझे टोटल निकालनी है तो 10 पाई बाई 3, ये तो एक हुई, लेकिन तीनों निकालनी 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुनी करनी है ना हमें, तो 3 गुनी करनी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 30 सेंटीमीटर या 30 प्लस 10 पाई, 30 प्लस 10 पाई सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये बात समझने की कोशिश करो, यहाँ है मेन समझने का। ये तो समझ गए होंगे आप, 10 10 10 कितना हो गया, ये 30 हो गया। लेकिन मेन काम तो ये है, अगर मैं इतनी लेंथ निकाल लूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, अरे भाई पहले मैं इस वाली की बात कर लूँ, 3 गुना कर लूँगा क्योंकि 3 है ये, ऐसे से कितने पार्ट है हमारे पास, 3 पार्ट है, 3 गुना कर दूंगा तो 2 पाई आर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा हमने निकाल लिया, थीटा कितना निकाल लिया, 120 डिग्री। 120 बटे 360 कितनी बार चला गया, 3 बार। तो लेंथ कितनी होगी, 10 पाई बाई 3 हो गई। ये लेंथ एक हुई, लेकिन लेंथ तीनों निकालनी है हमें, 3 से गुणा कर देंगे, हमने गुणा कर दी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 30 प्लस 10 पाई आंसर हो गया। और यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इतने सवाल हमने 2 सवाल समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है। बहुत ही फेमस सवाल है ये, इस हर किताब में आपको ये सवाल मिलेगा, काफ़ी बार कंपटीशन में आया भी है सवाल ये, और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस सवाल को किताबी तरीके से कैसे किया जाता है और मैं अपने तरीके से कैसे बताऊंगा। आप देखना इस सवाल को, बहुत आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो 20 यूनिट है। तो सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। इस सवाल को अच्छे समझना। पहले मैं आपको बुक्स वाला तरीका बताता हूं, फिर मैंने आपको डेरिवेशन कराया था एक पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में, आप मेरी वो वीडियो देखेंगे पैरेललोग्राम की, तो आपके समझ आ जाएगी बात कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। सपोज करिए समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। वो कह रहा है कि इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना, 5:4 का है। कितने का है, 5:4 का है। तो आप मुझे बताइए 5:4 का ऐसा तो लिख नहीं सकते, 5 और 4 कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना पड़ेगा। तो हम इसे 5x और 4x लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 5x और 4x लिख लेते हैं। उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, देखिए बड़ी भुजा ये होती है और छोटी भुजा ये होती है। अगर मैं बड़ी भुजा पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो उसकी लंबाई उसने दे रखी है, कितनी इकाई दे रखी है, 20 इकाई दे रखी है। कितनी इकाई दे रखी है, 20 इकाई। तो कहा है तो सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, यानी कि इस पर डाले गए लंब की लंबाई आपसे पूछिए, ये आपसे पूछिए। मान लीजिए H2 कह देते हैं इसे हम, ये H1 है और वो क्या है हमारा H2 है, ये कह देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम हो गया, ABCD, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए बात समझिए इस बात को कि अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये लंबाई, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। देखना बेस और ये हाइट हो गई, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। बेस कितना हो गया हमारे पास 5x हो गया, हाइट कितनी हो गई 20 हो गई, और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना हमारा 1000 वर्ग इकाई, ठीक है ना। इससे ये काट देते हैं, 5 दूनी 10 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी x की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये हमारा 5 × 10 यानी कि ये 50 यूनिट हो जाएगा। देखना बहुत ध्यान से, लंबाई 50 यूनिट हो गई, और 4 × 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 40 यूनिट हो जाएगा। ये 50 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास 40 होगा। इतना समझ में आ गया, यानी कि परफेक्ट में आ गया, ये एक्स वैक्स खत्म हो गया, परफेक्ट में आ गया। यानी कि 50 सेंटीमीटर कह दो या 50 यूनिट लंबाई है, और ये हमारे पास ये वाली भुजा कितनी है 40 यूनिट, और ये कितनी है 20 यूनिट, ये हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है एक, बहुत ध्यान समझना कि देखो ये बेस है और ये हाइट है। अगर मैं कहूँ 50 × 20 तो क्षेत्रफल होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, और मैं कहूँ यहाँ पर 40 × h2, 40 × h2 तो ये भी तो क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि या तो इधर से बेस हाइट उठा लो या इधर से बेस हाइट उठा लो, दोनों से एरिया क्या आएंगे पैरेललोग्राम के बराबर आ जाएंगे। अब देखना पैरेललोग्राम के बराबर आ गया, देख लो 50 और गुणा 20 हम 1000 ही होता है। इससे हमने ये 0 काट दिया, 4 से काट दिया 5 बार, तो हमारे पास h2 की जो वैल्यू आ गई 5 पंजे कितनी आ गई 25 यूनिट आ गई, और यही इस सवाल का क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये जो तरीका है, ये तरीका तो एक बुक्स का है। देखिए इसमें एरिया जो है 1000 है। आप मुझे इतना बताओ कि एरिया चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो यहाँ से हो, इसे बेस इसे हाइट मान के हो या इसे बेस इसे हाइट मान के हो, तो एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे तो इधर से चले जाइए चाहे इधर से चले जाइए, एरिया क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला आपको आंसर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बुक्स वाला कॉन्सेप्ट है, और मैं अपना वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको समझाया था आपको कि क्या इसमें करना होता। आपको एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एरिया की। देखना बहुत ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे इतना बता दीजिए बस कि हमारे पास जो ये भुजाएं हैं A1, इसे मैं कह देता हूँ, इसे मैं A2 कह देता हूँ, ठीक है ना। तो जो A1 A2 का जो अनुपात है वो हमारे पास 5:4 का है। ये हमारा H1 हो गया, तो ये हमारा H2 हो गया। तो मैंने आपको बताया था जब इसका एरिया कांस्टेंट होगा तो इसके जो H1 H2 होंगे वो इनवर्स हो जाएंगे, 5 अनुपात क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। मेरे पैरेललोग्राम वाली वीडियो में देखना, मैंने एक सवाल भी कराया है ऐसा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएंगे 4 अनुपात 5 हो जाएंगे, और H1 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। 4 पंजे 20 और 5 पंजे कितना हो गया 25, और यही सवाल क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे एग्जाम क्रैक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने वैसे ही क्वेश्चन कर लिया जैसे कि आपको बुक्स में सॉल्यूशन दे रखा है और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है। आपको मैंने बताया था अच्छे से, मेरी पैरेललोग्राम वाली वीडियो पार्ट नंबर 7-8 कुछ होगा वो, ठीक है, उस वीडियो में जाना, उसमें समांतर चतुर्भुज पर पूरी एक वीडियो बनाई गई है। उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि A1 A2 जो होता है उसका इनवर्स H1 H2 होता है, ठीक है ना। यानी कि 5 अनुपात 4 तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी भुजा पर डाला गया लंब छोटा होता है और छोटी भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है बड़ा होता है। 4 की तुलना में कितना दे रखा है 20, 4 पंजे 20, तो जितने गुना ये हुआ उतने ही गुना ये होगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बार बार ये समझाता हूँ, मेहनत करते रहिए आप। देखिए मैथ्स को इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, आपको लगता होगा कि मैथ काफ़ी टफ है, ये कुछ टफ नहीं होता, बस आपको कंटिन्यू पढ़ना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप इसमें क्या होता है महारत हासिल कर सकते हो। यानी कि इसमें क्या है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया मैथ रीजनिंग में, तो आपके बस की आपको इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर जीएस जो पोर्शन होगा उसमें इतनी अच्छी मार्किंग नहीं आ सकती जितनी अच्छी मार्किंग इसमें आ सकती है, ठीक है। तो उन पे डिपेंड होकर मत चलना, कि अगर आपको डिपेंड ही होना है तो मैथ और रीजनिंग पे डिपेंड होना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये सब्जेक्ट है जो आपको पार करा देंगे आपकी नैया, ठीक है। देखिए एक सवाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, मौखिक क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम बना देता हूँ, अच्छा सवाल है। देखिए ये एक स्क्वायर है, इस सवाल को समझना अच्छे से, बहुत बार सवाल आया है, ये लीफ वाला सवाल है, इसके अंदर पत्ती बनी हुई होती है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, इसकी भुजा हमारे पास मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है ना। ये हमारा एक चाप है, एक चाप ये है इस टाइप से, ठीक है क्या ये, मैं आपको बताऊं वर्ग की प्रत्येक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सवाल को ऐसे समझना कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। लिखा हुआ सवाल आएगा, अभी मैंने आपको डायरेक्टली डायग्राम बता दिया। एक चाप आपको इसने अर्धवृत्त बना दिया, देखो ये एक चाप ऐसे बनाया होगा, चाप इस सेंटर मान के, इस बी को सेंटर मान के ये ऐसे सर्किल ले गया होगा इस टाइप से, इस टाइप से ऐसे समझने की कोशिश करना। ऐसे इस डी को पॉइंट मान के, इस केंद्र मान के एक सर्किल इसने ऐसे बनाया होगा। क्लियर है बात ये वाली, ठीक है ना। आप समझिएगा ये एक सर्किल ही है, ये एक ऐसे, देखो समझो इस बात को, देखो ऐसे अब मान लीजिए मैंने कोई ऐसे बना दिया, ये क्या है, एक सेक्टर है, यानी कि सेक्टर किसका है, ये पूरे वृत्त का ही सेक्टर तो होगा, ये पूरे वृत्त का सेक्टर तो होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसने कहा अरे ये क्या पॉइंट होगा हमारा, ये सेंटर होगा, ठीक है। तो उसने सवाल में आपसे यही कहेगा कि डी को केंद्र मानकर एक एसी चाप खींची जाती है, बी को केंद्र मानकर एक एसी चाप खींची जाती है, ठीक है ना। क्लियर है बात ये वाली। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, और इसमें आपसे इसका एरिया पूछ लेगा। ये जो है आपका ये चाप जो है इसको ऐसे शैडो पार्ट में बना देगा और आपसे कह देगा फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शैडो पार्ट, ठीक है ना। यानी कि इस पान की पत्ती जैसा जो आकार है इसका एरिया आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आते हैं इस सवाल पे कैसे करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। आप मुझे बताइए अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दूँ, वो ध्यान समझना, बीचों बीच ड्रा होगी लाइन में, अगर एक ड्रा कर देता हूँ बीचों बीच, कोशिश करना समझने की। ये एक लाइन ड्रा कर दी मैंने, ठीक है। इधर समझ लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बनाया इस टाइप से, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर दूं तो आपको क्या लगेगा कि सर ये तो हो गया हमारा क्या समकोण त्रिभुज, और ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया एक सेक्टर पूरा, यहां से यहां तक ये वाला पूरा। यानी कि इस सेक्टर में से अगर समकोण त्रिभुज का एरिया घटा दिया जाए तो ये एरिया बचेगा, वो ध्यान समझो। इस पूरे में से अगर ये घटा दिया जाए तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा। तो आप अगर एक साइड का भी निकालना चाहें, अगर मैं कहूं कि ये वाला पहले तो पूरा एरिया निकालिए, देखिए अब मुझे बताइए अगर इस सेक्टर की हम बात करते हैं और इसका मुझे एरिया चाहिए, इस पूरे का एरिया चाहिए, तो ये क्या होगा बताइए, 90 डिग्री होता है, आपको बताइए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, और पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा कितने डिग्री का बताइए इसमें, 90 डिग्री का है, बटे 360 डिग्री, 9 जो 36, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि चौथाई हिस्सा होता है एक सर्किल का, ये चौथाई हिस्सा तो होगा। अरे भैया अगर मैं इस ऐसे बना दूं तो आधा हिस्सा होता है, ऐसे बना दूं तो ये क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस चौथाई हिस्से में से पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इस चौथाई हिस्से में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं इस ट्राइंगल का, और ये राइट ट्राइंगल कैसा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, -1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितनी है 10 और हाइट भी कितनी है 10, तो आप ये आर की वैल्यू भी रख सकते हैं 1/4 पाई, आर की वैल्यू कितनी होगी, देखिए आर भी 10 ही होगा। अरे बताइए आर भी 10 ही होगा, देखिए आप समझिए इस बात को, आर कैसे 10 होगा। ये मान लीजिए ये 10 है, ये 10 है, और ये ऐसे बना दिया, तो अगर ये ऐसे होगा तो ये 10 रेडियस ही तो होगी, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, -1/2 10 मल्टीप्लाई 10। तो अभी तो सिर्फ एक इतने का एरिया निकलेगा, इतने का इससे, क्यों, क्योंकि हमने जो था इस पूरे में से ये घटा दिया, यानी कि ये तो निकल गया ना पूरा ये वाला, तो इतने का एरिया निकलेगा, ऊपर ऊपर वाली पत्ती का आधा हिस्सा निकलेगा, पत्ती आधी पत्ती का एरिया निकलेगा। अभी कर दीजिए, इससे निकाल लीजिए एरिया, 4 से कट जाएगा, ये 25 बार 100 है, ये कट जाएगा 50 बार 5 बार, यानी कि हो गया 25 पाई -50, कितना हो गया ये 25 पाई -50। लेकिन ये जो एरिया हुआ आपका अभी आधी पत्ती का हुआ, पूरी पत्ती का एरिया ये नहीं हुआ। कितने का हुआ, ये आधी पत्ती का हुआ। तो आधी पत्ती का एरिया अगर मैं बात करूं इतनी पत्ती का, ये इतनी पत्ती का आपका एरिया आ गया, यानी कि इतने पार्ट का आपका एरिया है, कितना आ गया आपका 25 पाई -50, ये इतनी का आ गया। अब आप इधर से देखोगे तो बात तो वही है, रेडियस वही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इतने का एरिया भी, ये इस वाले पार्ट का एरिया भी इसी तरीके से 25 पाई -50 हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, 25 पाई -50 आधी पत्ती का, 25 पाई -50
आधी पत्ती का, पूरी का हो जाएगा 50 पाई माइनस 100 और यही क्या हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सवाल समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है जो थोड़े से टफेस्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इनमें। आप बार बार वीडियो को रिपीट करते हुए देखते रहिएगा और उस वीडियो से समझने की कोशिश करते रहिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी कंटेंट्स में लेके आ रहा हूँ सारे बेटर कंटेंट लेके आ रहा हूँ। जल्दी ही हमारे इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उस 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं आपको पर डे लाइव क्लास दूंगा, 1 घंटा पर डे आपको पढ़ाया करूंगा। अभी थोड़ी वीडियोस जो है थोड़ा अल्टरनेट डेज में आ रही है, लेकिन मैं आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर मैं आपको पूरा पर डे एक टाइमिंग रख देंगे हम लाइव क्लास का। और पर डे इस लॉकडाउन के पीरियड में जब तक कोचिंग सेंटर्स नहीं खुलेंगे तब तक हम उसको कंटिन्यू स्टडी कराते रहेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से इतना ही आज काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट्स में हम फिर अच्छे सवाल लेके आते हैं। धन्यवाद।